हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। आज मैं आपको कुल्लू मनाली और कासोल जाने का पूरा प्लान बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन से प्लेसेस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और आपका बजट कितना होने वाला है ये सारी प्लेसेस कवर करने में। तो हम गए थे एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू और ये था हमारा रूम, जो कि बहुत ही स्पेशियस था और बहुत सुंदर व्यू था यहाँ से बाहर का। ये वीडियो है शाम का, तो इसलिए आपको बाहर का व्यू अभी नहीं पता चल रहा है, पर सुबह जब हम सो के उठते थे तो बालकनी के बाहर से हमें बहुत ही सुंदर व्यू दिखता था, जो कि पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ की चादर पड़ी हुई होती थी और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता था। तो अगर आपका ग्रुप है जो मनाली जाने का प्लान कर रहा है तो आपको डेफ़िनेटली एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका प्लानिंग का टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी इंडिविजुअली आपको ज़्यादा लग सकता है। मनाली आप बाय एयर, बाय बस और या फिर अपने कार या कैब से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाय बस या बाय कार आने की सोच रहे हैं तो आपको दिल्ली आना चाहिए और वहाँ से या तो आप कैब कर सकते हैं या फिर आप बस के थ्रू भी मनाली आ सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो कुल्लू में एक एयरपोर्ट है, पर वहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं। तो या तो आपको फ़्लाइट का प्राइस बहुत महंगा मिलेगा या फिर शायद आप जब आना चाहते हैं तब आपको फ़्लाइट ना मिल पाए। तो इसलिए बेटर है कि आप दिल्ली आके कार या कैब से मनाली जाएं। हमारी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कार की बुकिंग थी, तो हम सब लोग पहले दिल्ली पहुंचे थे और वहां से हमें कैब मिल गई जो हमें डायरेक्ट मनाली तक पहुंचाने वाली थी। दिल्ली से मनाली पहुंचने में अगर आप बीच में ब्रेकफास्ट और लंच का ब्रेक लेते हैं तो आपको 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। और मनाली पहुंचने के बाद फर्स्ट डे हम लोग सोलांग वैली कवर करने वाले थे। रास्ता यहाँ का बहुत ही घुमावदार है क्योंकि बीच में पहाड़ हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है, तो आपको जाते हुए भी बिल्कुल बोर नहीं होता है। 13 किलोमीटर मनाली से पड़ता है सोलांग वैली और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स करने के लिए वहाँ पे जाना है तो बेस्ट टाइम रहेगा कि आप दिसंबर से लेकर के फ़ेब के महीने में यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे याक राइड्स भी अवेलेबल हैं जो आपको 500 रुपये में पूरी सोलांग वैली का राइड करवा के वापस लाते हैं। तो ट्रैवल एजेंट का जो खर्चा हमें पड़ा था वो था पर पर्सन 10,000 के करीब, जिसमें होटल और हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर और आने जाने का कैब का सारा खर्चा जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस बहुत ही रीज़नेबल था क्योंकि बहुत प्रोसेस सारा घूमने का बहुत स्मूथ था और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये जो सीन आप देख रहे हैं ये है गुलाबा का, और गुलाबा मनाली से 25 किलोमीटर की जगह पे एक विलेज है जो कि बहुत ही सीनिक है और वहाँ पे जाने वाली रोड्स भी बहुत ज़्यादा सीनिक हैं और वहाँ पे आपको नेचर की खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा। तो मनाली का नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए वो है हिडिंबा देवी का ये मंदिर। ये मंदिर देवदार के पेड़ों से घिरे हुए जंगल के बीचों बीच में स्थित है और पूरा ही लकड़ी से बना हुआ हिडिंबी देवी को समर्पित एक मंदिर है। माना जाता है कि हिडिंबी अपने भाई हिडिंब के साथ वहाँ रहती थी और वो एक राक्षस परिवार में जन्मी थी। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी उनके भाई को हरा देगा वो बहुत ही बहादुर और निडर माना जाएगा और उन्हीं से वो अपना विवाह करेंगी। तो पांडवों के निर्वासन के दौरान जब वो मनाली आए थे तो 5 पांडवों में से एक भीम ने हिडिंब को हराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था। इस मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि घटोत्कच को समर्पित एक मंदिर मौजूद है। आमतौर पर नवरात्रि में लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, पर हम यहाँ पर अष्टमी के दौरान गए हुए थे और हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी थी। तो यहाँ पर लोग हिडिंबी देवी को ही मानते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद आप 100 रुपये दे करके हिमाचली कपड़े पहन के पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। अगला जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है ये म्यूज़ियम, जो कि बाहर से जितना सुंदर है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है और ये हिडिंबी देवी मंदिर के पास ही स्थित है।
यहाँ की एंट्री फ़ीस सिर्फ 10 रुपये है और आप अंदर जा कर के हिमाचल प्रदेश की प्राचीन चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ की संस्कृति और लोक कला से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको हिमाचल की पोशाकें, बर्तन, संगीत और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, लकड़ी की नक्काशी और यहाँ के जो मंदिर और घरों का जो डिज़ाइन है वो सब देखने को मिलेगा। तो ये म्यूज़ियम एक तरह से हिमाचल प्रदेश की भूली हुई संस्कृति और कला को दिखाता है और ये म्यूज़ियम सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, तो आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं और ये सारा कुछ देख सकते हैं। हिडिंबा देवी मंदिर और म्यूज़ियम कवर करने के बाद आप जा सकते हैं क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस भी म्यूज़ियम से वॉकेबल डिस्टेंस पर है और आप चल के आराम से जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री फ़ीस भी मात्र 10 रुपये है और अंदर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे ऊनी कपड़े, बैग्स और स्कार्फ्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मनाली के कल्चर से जुड़े हुए हैंडमेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, जो आप अपने घर ले जा सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। क्लब हाउस ब्यास नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर बोटिंग, गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग, रोपवे, रिवर क्रॉसिंग जैसी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं। ये है क्लब हाउस का एंट्री पॉइंट और यहीं से आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बाहर दिखेंगी, जो कि आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं। और अंदर जाते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाथ से बनी हुई बहुत सुंदर सुंदर कारपेट्स और मैट्स हैं, जो कि आप ख़रीद सकते हैं। साथ ही बहुत सारे बैग्स और शॉल्स भी हैं और तो और यहाँ पे बच्चों के खेलने के सामान भी हैं, जो कि लकड़ी के बने हुए थे। क्लब हाउस में ही आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, तो हमने ऑर्डर किया था हिमाचल प्रदेश का फेमस डिश सिद्धू, जिसके अंदर दाल की भरी हुई स्टफिंग होती है और ये खाने में बहुत ही अच्छा था। तो आप जब भी हिमाचल जाएं तो क्लब हाउस से सिद्धू ज़रूर खाएं, चटनी के साथ गरमा गरम वहाँ मिलते हैं और आप वो एंजॉय कर सकते हैं। और फिर वो खाने के बाद हम लोग निकले थे क्लब हाउस की दूसरी ओर, जहाँ पे इतनी सुंदर व्यास नदी बह रही थी और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए, जो कि बहुत अच्छे आए थे। क्लब हाउस विज़िट करने के बाद हम लोग अगली जो जगह जाने वाले थे वो था मनु मंदिर, और यहाँ पे भी आप चलकर जा सकते हैं। क्लब हाउस से करीब 10 मिनट चलने के बाद आप मनु मंदिर में आ सकते हैं और ये मंदिर बहुत ही पुराना है। ये एशिया के प्राचीन मंदिरों में से एक है और कहा जाता है कि ये मंदिर 1400 साल पुराना मंदिर है और ये एकमात्र मंदिर है जो मनु ऋषि को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार मनु धरती के पहले मनुष्य थे और वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो प्रलय के दौरान उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उनकी नौका में प्रवेश किया।
प्रलय खत्म होने के बाद मनु ऋषि ने पृथ्वी को वापस से स्थापित करने का काम यहीं से शुरू किया था। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा डे 2 और मनु ऋषि के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए थे ताकि अगले दिन के लिए हम रेडी हो सके। अब स्टार्ट हो गया था हमारा डे 3 और डे 3 में हम कवर करने वाले थे अटल टनल, सिसु और मॉल रोड। अटल टनल मनाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक 9 किलोमीटर लंबा टनल है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और ये कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है। और कितनी भी स्नो पड़ जाए यहाँ से लेह तक का रास्ता बहुत आसानी से कोई भी पार कर सकता है इस टनल की वजह से। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इस टनल का नाम रखा गया है। अटल टनल से ही सटा हुआ है सिसु वैली जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। आप सामने से बर्फ़ देख सकते हैं, बर्फ़ में खेल सकते हैं और तो और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि आप मनाली से ही स्नो सूट ले लें ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि बर्फ़ के नीचे कीचड़ भी हो सकता है और आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं अगर आप वहाँ पे खेलने का सोच रहे हैं तो। स्नो सूट आपको एक दिन का 200 से 250 रुपये में मिल जाता है और आप इसे पहनकर जा सकते हैं और वापस इसे कर सकते हैं। सिसु से आने के बाद हम लोग होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम आ गए थे शाम के वक्त मॉल रोड पर, जो कि मनाली का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं मॉल रोड ज़रूर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको गर्म कपड़े, शॉल और मफलर्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे रेट्स पे और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। साथ ही यहाँ पर आप मनाली का लोकल फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्पेशली वुडन के डेकोरेटिव पीसेस बहुत पसंद आए थे तो मैंने 2-4 वो ख़रीदे थे घर के लिए। साथ ही लोकल शॉप्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स भी थे तो वो भी मैंने अपने घर के लिए लिए थे। फिर यहाँ से स्टार्ट किया हमने अपना 4th डे और 4th डे का फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन था हमारा नागर कैसल। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैसल है जो कि ज़्यादातर लकड़ी और स्टोन से बना हुआ है और इसे 1460 AD में
राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हर तरफ हरियाली है और बहुत ही पीसफुल यहाँ पे सारा माहौल है। आपको मनाली की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। कैसल के अंदर कुछ बहुत ही सुंदर मंदिर भी हैं और साथ में यहाँ पे एक गैलरी है जिसमें रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोरिच की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप मनाली जा रहे हो तो आपको इस खूबसूरत से कैसल में ज़रूर विज़िट करना चाहिए और यहाँ के कॉम्प्लेक्स में आप गढ़वाली फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसल से निकलने के बाद हम जा रहे थे कुल्लू की ओर, जहाँ पे हमने रिवर साइड कैंप बुक किया था और ये होने वाला था हमारे साइट सीइंग का लास्ट डे। एक दो घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए थे अपने रिवर साइड कैंपिंग पे और ऊपर से हमें अपने टेंट्स दिख रहे थे जहां पे हम रहने वाले थे, पर नीचे जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने बैग्स रखेंगे और एक और बेहद खूबसूरत गुरुद्वारे जाएंगे जो कि हमारे कुल्लू में ही स्थित है। ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है और इसी से सटा हुआ एक शिव पार्वती का मंदिर है, जो कि आप अगर उसके अंदर जाएंगे तो आप बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मणिकरण साहिब पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक गुरुद्वारा है और माना जाता है कि इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे और यहाँ पर एक गर्म कुंड भी है जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं और माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करके लोगों का सारा शारीरिक जो रोग है वो दूर हो जाता है। गुरुद्वारे से ही सटा हुआ है ये शिव पार्वती का मंदिर। कहा जाता है कि देवी पार्वती और शिव ने इस स्थान को अपना घर चुना था और एक बार माता पार्वती ने यहाँ अपनी बाली खो दी थी। भगवान शिव ने अपने नाग शेषनाग को कान की बाली ढूंढने का आदेश दिया था और जब शेषनाग विफल हो गए तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे गर्म पानी का एक विशाल विस्फोट हुआ और बाली उबलते पानी से निकली और मणिकरण के झरनों का जन्म हुआ। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गुरुद्वारे में गए थे लंगर का प्रसाद लेने और फिर हो गई थी शाम और हम वापस अपने कैंपिंग साइट पे आ गए थे और वहीं पे हमने अपनी रात बिताई। कैंपिंग में फूड और स्टे दोनों इंक्लूडेड रहता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ये रिवर साइड पे होता है।
और जो टेंट्स हमें अलॉट किए गए थे वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और खाना एंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक रहता है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठंडियों में जा रहे हैं तो बॉनफायर रहता है। तो अगर आप कासोल जा रहे हैं तो आपको एक बार रिवर साइड कैंपिंग ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।